जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। आबे नारा शहर में इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच दे रहे थे। 42 साल के हमलावर ने पीछे से फायरिंग की। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। 2 गोलियां लगने के फौरन बाद आबे गिर पड़े। उन्हें हेलीकॉप्टर से नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। 6 घंटे तक मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। घटना भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, भारत और जापान के रिश्तों और ग्लोबल पार्टनरशिप में आबे की अहम भूमिका रही। आज पूरे भारत में शोक है। इस मुश्किल वक्त में हम पूरी ताकत के साथ अपने जापानी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने शिंजो के सम्मान में कल यानी 9 जुलाई को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जापान की कंपनियों से निवेश का आह्वान किया। राजस्थान सरकार की ओर से गुरुवार को जापान की 11 कंपनियों से समझौता ज्ञापन किए गए और गहलोत के अनुसार इससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। गहलोत इन MOU पर हस्ताक्षर के लिए नीमराना स्थित डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जापान की कंपनियों को अब बाड़मेर में बन रहे पेट्रो रसायन परिसर, इन्वेस्ट राजस्थान और कौशल विकास केंद्र के निर्माण में निवेश कर एक अध्याय और लिखना चाहिए। गहलोत ने कहा कि जापानी जोन उद्यमियों में चर्चा का विषय रहता है। जापान की 11 कंपनियों द्वारा किए गए इन MOU से 1338 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और जापान व राजस्थान के रिश्ते और ऊंचाई पर पहुंचेंगे। उन्होंने जापान की कंपनियों से आह्वान किया कि वे पचपदरा में बन रही रिफाइनरी के पेट्रो रसायन परिसर में भी निवेश करें। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार देने के लिए कौशल विकास केंद्र खोलें। इनमें जो भी अपेक्षित सहयोग होगा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। कोरोना की पहली लहर और लॉकडाउन की वजह से जरूरतमंद लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया था। सरकार ने निकायों के माध्यम से खाने के पैकेट बंटवाए थे, तो उसी समय इंदिरा रसोई की उपज हुई। अगस्त 2020 में सरकार ने इस योजना का प्रक्षेपण किया। कोरोना काल के बाद भी ये योजना जरूरतमंद लोगों के लिए लाभदायक बनी हुई है। इसमें जनता से 8 रुपए प्रति व्यक्ति भोजन के लिए जाते हैं, जबकि सरकार 17 रुपए तक देती है। एक थाली की कीमत करीब 25 रुपए तय की हुई है, जो कि पहले 20 रुपए थी। अभी तक गुणवत्ता भी ठीक है, इसीलिए लोगों का रुझान भी बना हुआ है। प्रदेश में इस माह के अंत तक इंदिरा रसोइयों की संख्या को दोगुनी करना है। सरकार ने सभी निकायों को इसके लिए लक्ष्य आवंटित कर डेडलाइन भी जारी कर दी है। 8 रुपए में जनता को मिल रहे खाने के प्रति उत्साह काफी अच्छा है, इसीलिए इस माह के अंत तक प्रदेश में 600 से ज्यादा नई इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही लूट, चोरी, फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसी की बात की गुरुवार को फिर देखने को मिली। बीकानेर रोड स्थित कृषि मंडी के सामने NM पेस्टिसाइड्स खाद बीज की दुकान पर गुरुवार को दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक दुकान में काम करने वाले खीवाराम ने बताया कि दोपहर 2 बजे के आसपास 2 नकाबपोश युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुकान में आए और आते ही उन्होंने पहले तो दुकान में रखा कैलकुलेटर तोड़ दिया। इसके बाद सिर पर पिस्तौल तान दी और तिजोरी में रखे करीब 80,000 के आसपास रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मौका मुआयना करने पहुंचे थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। जल्द ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, विशेष रूप से लूटपाट और फायरिंग की। बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। करीब 4 माह पहले 50,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए आसिन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पिंटू लाल जाट ने कोर्ट से स्टे लाकर बाद में खुद के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर पुनः EO का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई को झटका लगा है। इस मामले में फरियादी की सूचना पर ACB भीलवाड़ा ने मुख्यालय को विभागीय जांच के लिए पत्र लिखा है। जानकारी के अनुसार 7 मार्च को ACB ने EO पिंटू लाल जाट को 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था। 31 मार्च को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक एवं संयुक्त सचिव ने EO को निलंबित करने के आदेश थे। इस निलंबन पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने 19 मई 2022 को निलंबन पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी किए। इस आदेश के तहत 1 जुलाई को EO ने पुनः अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने का आदेश खुद EO ने अपने हस्ताक्षर से ही जारी किया।
आसिन निवासी देवीलाल ने ईओ के खिलाफ एसीबी को शिकायत की थी। परिवादी ने बताया कि आसिन में मकान बनाने के लिए निर्माण स्वीकृति के लिए नगर पालिका में आवेदन कर रखा था। निर्माण स्वीकृति के एवज में ईओ 1.5 लाख की रिश्वत मांग रहा था और उसने ये रिश्वत स्वीकार भी कर ली। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। इसके बाद एसीबी ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते ईओ और उसके चालक को रंगे हाथ पकड़ा था। जयपुर की चाकसू थाना पुलिस ने एक छात्र की मौत के बाद उसके शिक्षकों समेत अन्य कुछ लोगों के खिलाफ उकसाने का केस दर्ज किया है। मृतक की मांजू देवी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा घर के पास ही एक कोचिंग में जाता था। कोचिंग में कुछ शिक्षक और कुछ छात्रों से कुछ दिन पहले उनकी कोई बात हो गई थी। विक्रांत ने मां को बताया था कि पिछले महीने कुछ शिक्षकों ने उसे पास ही एक तालाब ले जाकर मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इससे वो बेहद डरा हुआ था। वो घर आता और किसी से नहीं बोलता, कोचिंग जाने के नाम से ही डरने लगा था। उसके बाद 23 जून को जब वो कोचिंग से घर आया तो उसके पीछे ही कुछ शिक्षक घर आकर उन्होंने बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पता चला कि अगले ही दिन बेटे ने जहर खाकर खुद की जान दे दी। परिजन अस्पताल लेकर गए तो वहां उसकी मौत हो गई। विक्रांत की माता अंजू ने चाकसू पुलिस थाने में दीपक, पूनम, अभिषेक, स्नेहा समेत 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। पुलिस अब आरोपियों से जाँच पड़ताल की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को नई सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार तक विभागों का आवंटन तय किया जा सकता है, क्योंकि दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 14 मंत्रालयों की पेशकश की गई है और बाकी 28 विभाग भाजपा के पास होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगावत के वक्त साथ देने वाले निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों को एकनाथ शिंदे अपने में समायोजित करना चाहते थे। एकनाथ शिंदे के गुट के एक नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने समस्या ये है कि कुल 40 विधायकों में से 9 पिछली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे और इस तरह वह नई सरकार में अधिक से अधिक विधायकों को समायोजित करने के लिए अधिक विभागों पर जोर दे रहे हैं। ऐसे संकेत है कि भाजपा द्वारा गृह, वित्त, राजस्व, सहयोग और विपणन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और ग्रामीण विकास जैसे विभागों पर दावा करने की संभावना है, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन और स्कूली शिक्षा विभाग मिल सकते हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में शिवसेना की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि गवर्नर पॉलिटिकल नहीं हो सकता। इन्हीं गवर्नर ने सालों तक 12 सदस्यों को नॉमिनेट नहीं होने दिया। गवर्नर ने किसी भी विधायक से बात तक नहीं की और एक तरफा फैसला ले लिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का गुट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को सरकार बनाने के राज्यपाल के न्योते को चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे खेमेने ने 3 जुलाई को हुई विधानसभा की कार्रवाई को भी चुनौती दी है, जहां एक नया अध्यक्ष चुना गया था और 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट हुआ था। ठाकरे खेमे का तर्क है कि जिन 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित थी, वे विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने एकनाथ शिंदे को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी के रूप में शपथ ली, क्योंकि भाजपा और शिवसेना के इस गुट ने उद्धव को सत्ता से बेदखल कर दिया। नैनीताल के रामनगर में ढेला नदी में पर्यटकों से भरी अर्टिगा कार बह गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कार में कुल 10 लोग सवार थे, जिसमें से एक युवती को सकुशल बचा लिया गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कार स्थानीय लोगों के साथ साथ पंजाब के कुछ पर्यटक भी सवार थे। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। हादसे में शामिल लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि हादसे में 3 पुरुष और 6 महिलाओं की मौत हुई है। तीनों पुरुष पटियाला पंजाब के थे, 2 महिलाएं रामनगर की रहने वाली थी। एसडीएम ने कहा कि बाकी चीजें जांच के बाद सामने आ पाएंगी। गौरव चटवाल ने बताया कि हादसे का कारण कार का तेज रफ्तार में होना सामने आया है। उधर इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी का बयान भी सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शी ब्रह्मपाल का कहना है कि उन्होंने कार सवार पर्यटकों को रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 9 लोगों की जान चली गई।
दिल्ली के बुराड़ी में यमुना नदी में नहाने गए 4 युवकों के डूबने की खबर है, जिनमें से 3 के शव बरामद हो चुके हैं और स्थानीय गोताखोर चौथे की तलाश कर रहे हैं। दरअसल बुराड़ी पुलिस स्टेशन में 4 लोग लापता होने की सूचना मिली। पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि गुरुवार को 4 लोग नदी में स्नान करने के लिए गए थे, जिनकी उम्र 14 से 20 साल बताई जा रही है। चारों दोस्त यमुना नदी में तैरने गए थे। शाम को जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। उनके एक दोस्त के कहने पर नदी के किनारे जाकर देखा, जहां एक मोटरसाइकिल और कुछ कपड़े मिले। डीसीपी ने कहा कि खोज व बचाव अभियान जारी है। अब तक 3 शव मिल चुके हैं।